सो हेलो एवरीवन, होप सो आपकी सितंबर टू फाइनल अटेम्प्ट की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के केस सिनेरियो सॉल्व कराऊंगा आपको लाइव यहाँ पे। एंड इसके अंदर तो टोटल देयर आर 35 केस सिनेरियोज। तो इसको हम ट्राई करेंगे कम से कम टाइम में कंप्लीट करने का, बिकॉज अल्टीमेटली ये क्या है, आपके 10 मार्क्स के एच केस सिनेरियोज आएंगे और आप यहाँ पे कैसे टाइम सेव कर सकते हो वो सारी टेक्निक सीखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप आईसीआई की वेबसाइट पे भी जा सकते हो और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा इस फाइल का। देयर आर टोटल 35 केस सिनेरियोज। तो ये जो कि आपको सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेके जाओगे तो आपके मैक्स टू मैक्स मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले केस सिनेरियो 1 से। तो केस सिनेरियो से जाने से पहले सबसे पहले आपको कभी भी केस सिनेरियो डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आपको लॉन्ग केस सिनेरियोज दिए होंगे और आपको जो क्वेश्चन पूछे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो बेटर कि फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर इज वेरिएबल फिक्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये क्वेश्चन है आपका 115 का। अब 115 का ये अगर क्वेश्चन है तो ये आप अब रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कंसिडरेशन जो आपको रिसीव हो रही है क्या वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ए लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मोल्ड्स एंड डाई। ए लिमिटेड एक कंपनी है जो कि ये चीज़ें बनाती है। दे हैव अ वाइड कस्टमर बेस बोथ इन इंडिया में भी है और इन अब्रॉड इंटरनेशनल भी है। एक कॉन्टैक्ट एंटर होता है फॉर अ सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड इज ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स पे ही आपका जनरली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है कि अब क्या होगा, जैसे ही आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दोगे तो आपको पैसा भी उसका मिल जाएगा, तो उसकी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि द कॉस्ट ऑफ ईच मोल्ड इज 400 एंड द सेलिंग प्राइस इज 450। ओके, यहाँ पे कॉस्ट भी आपको बता दी है एंड आप कितने पे बेचते हो ये भी बता दिया है। अब द टर्म्स एंटाइटल द कस्टमर टू रिटर्न द गुड्स टू रिटर्न एनी अनयूज्ड मोड्स विद इन 30 डेज। अब ये यहाँ पे क्या है कि कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो 30 डेज़ के अंदर रिटर्न कर सकता है। यहाँ यानी कि इस केस के अंदर ये फिक्स कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज कस्टमर के पास ये चांस है कि वो इसको रिटर्न कर सकता है और आपकी रेवेन्यू जो है आपकी पूरी की पूरी रिवर्स हो सकती है। तो इसलिए इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वेरिएबल कंसिडरेशन, आप यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल कर सकते हो। अब पूछ रहे हैं अपॉन ट्रांसफर ऑफ 10,000 मोड्स एंटिटी कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। तो यह है कि एंटिटी सो एंटिटी कैन रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रेवेन्यू वेयर देर इज नो सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू विल हैपन। तो अगर आपका कोई चांसेस है यहाँ पे रिवर्सल होगा तो उसकी रेवेन्यू आप अभी रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब आपको मिल जाएगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है 10,000 मोड्स हैं कि द कंपनी एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग मोल्ड मटेरियल एक्सपेक्टेड सोल्ड एट प्रॉफिट। ओके, द कंपनी हैज सोल्ड अ टोटल ऑफ 10,000 मोल्ड्स। इसी की वो रेवेन्यू पूछ रहा है कितनी आपको रिकॉग्नाइज करनी है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ए लिमिटेड एक्सपेक्ट 3% ऑफ द मोल्ड्स विल बी रिटर्न। तो जितना आपका एक्सपेक्टेड है कि रिटर्न नहीं होगा आप उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे, बाकी के आप रिफंड लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हो। तो 10,000 का 3% आप निकालोगे तो 300 हो जाएगा एंड आपका ये 9,700 मोल्ड्स पे आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। देन पूछ रहे थे एंटिटी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा कितना। तो 9,700 है वो 450 के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। मीन्स तो 9,700 पे 450 के हिसाब से वो रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 43,65,000। वेरी सिंपल। देन पूछ रहा है कि रिफंड लाइबिलिटी उन्हीं की रिकॉग्नाइज करी जाती है जो कि आपके एक्सपेक्टेड टू रिटर्न है। आपके 300 मोल्ड्स रिटर्न होने वाले थे, 300 पे आप 450 के अकॉर्डिंग निकाल लोगे, कितना आ जाएगा आपका 300 इंटू 450। सो दिस विल बी योर 1,35,000 रुपीज़। यू कैन चेक। ओके, देन पूछ रहे हैं रिटर्न एसेट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी अगर आपका एक्सपेक्टेड है आपका रिटर्न होगा तो यानी कि आपने क्या किया, बुक्स के अंदर आपने रिटर्न रिकॉग्नाइज कर ली, एक लाइबिलिटी आपने आउटस्टैंडिंग कर ली। अब रिटर्न का सिंपल मतलब है अगर रिटर्न होगा तो मेरे साथ में इन्वेंट्री भी आएगी क्योंकि मेरे पास एसेट आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल एसेट रिकॉर्ड करना पड़ता है इन्वेंट्री का, और इन्वेंट्री इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। तो जितना भी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, सपोज 300 यूनिट्स हैं एंड 400 रुपीज़ ईच होल्ड की कॉस्ट है, तो आप 1,20,000 का इन्वेंट्री भी रिकॉग्नाइज करोगे यहाँ पे। सो ये 1,20,000। आप पूछ रहे हैं जनरल एंट्री क्या होगी रिसीवेबल की। तो सिंपल सा है, आपको टोटल अमाउंट 45 लाख रिसीव होने वाला है, जिसमें से ये आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी, ये रिकॉग्नाइज करा बिना पढ़े आपको ये आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। एक बार क्विक बेसिस पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल कंसिडरेशन करेक्ट है, 9,000 मोड करेक्ट है, 43,65,000 भी करेक्ट है, 1,35,000 भी करेक्ट है एंड 1,20,000 भी करेक्ट है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो इसी के साथ आपका केस सिनेरियो नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो के अंदर। सो ये आपका अपीयर कर रहा है, तो सीधा इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। व्हाट इज द शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एम लिमिटेड। सो बेसिकली ये आपका कंसोलिडेशन यानी कि एसोसिएट का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा है 35% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एम लिमिटेड। आपसे पूछा गया शेयर कितना होगा ऑल लिमिटेड का इन द प्रॉफिट्स ऑफ
एम लिमिटेड विच इज़ एन एसोसिएट, तो यह 35% ही शेयर होगा। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपका इक्विटी मेथड लगता है एज पर इंड AS 28 जॉइंट वेंचर एसोसिएट की अकाउंटिंग वे, तो आप वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब क्या हुआ, सोल्ड करें गुड्स, ठीक है, 3 लाख के आउट ऑफ गेट 1 लाख वर रिमेनिंग। एम लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 75 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द स्टेटमेंट शोड अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 1 करोड़ 50 लाख। अगर आपको ये प्रॉफिट आफ्टर दिया होता तो आपको यहाँ पे डिविडेंड ऐड करना पड़ता, बट ये नॉर्मल प्रॉफिट है तो ये सीधा आप इसका 1 करोड़ 50 लाख का 35% आप निकाल सकते हो, विच इज़ योर 52,50,000 विल बी योर आंसर, करेक्ट। इसके बाद पूछ रहा है कि कंप्यूट द अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री अनसोल्ड फॉर ऑल लिमिटेड। इसके अंदर एक कैच है कि दो तरीके के अनरियलाइज्ड गेन होंगे, एक होगा एम लिमिटेड के लिए जो कि टोटल होगा, एंड सेकंड होगा ऑल लिमिटेड के लिए, क्योंकि ऑल लिमिटेड सब्सिडरी के केस में आप टोटल ही एलिमिनेट करते हो, बट इस केस के अंदर जितना इसका 35% शेयर होगा उतना ही एलिमिनेशन में आएगा। तो आप निकाल सकते हो कि अगर आपने 3 लाख के गुड्स बेचे हैं जिसमें से 3 लाख कॉस्टिंग थी, 3,50,000 के बेचे हैं, और ये जो आपको दे रहा है 1 लाख, ये है कॉस्ट टू एम लिमिटेड। एम लिमिटेड की कॉस्ट यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, ऑल लिमिटेड का ये सेल प्राइस है, तो आपको सेल प्राइस पे ही सबसे पहले रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, आप 50K कर लेना कितने पे, 3,50,000 पे, तो आपका ये निकल आएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000, तो दिस विल बी और नथिंग बट 14.29% का आपका रेशियो निकल गया, ठीक है। तो 14.29% का आपका रेशो हो गया ऑफ अनरियलाइज्ड। अब आप निकाल सकते हो कि आपका कितना आपका अनरियलाइज्ड होगा, वो कैसे निकलेगा, 1 लाख पे आप मल्टीप्लाई कर लो 14.9%, 14.29%, एंड इसका आपको 35% लेना है, विच विल कम डाउन टू योर 5,000 रुपीज़, तो आंसर विल बी ए। पूछ रहा है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड इन द डिविडेंड डिक्लेयर, तो डिविडेंड डिक्लेयर सिंपल सी चीज़ है, जितना टोटल डिविडेंड डिक्लेयर करा उसका 35% इसको मिलेगा, तो विच मीन्स योर 26,25,000, वेरी सिंपल, ओके। What is the value of investment in M Limited as per equity method in the consolidated financial statement? डाल सकते हो 3 करोड़ की आपकी ये है, बुक्स में आ रहा है 3 करोड़ का, इसमें आप प्लस कर लो जितना भी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है विच वॉज कमिंग डाउन टू 52,50,000, इसमें से आप रिड्यूस कर देना आपका अनरियलाइज्ड, एंड इसमें से रिड्यूस कर देना आप अपना आपका जो डिविडेंड का शेयर था, तो दिस विल योर कम डाउन टू 326,20,000, तो आंसर शुड बी डी। ग्रॉस मार्जिन आप पहले ही निकाल चुके हो 14.29% का, वेरी सिंपल। सबसे पहले देख लीजिए 52,50,000 है क्या आंसर, आंसर शुड बी बी, बिल्कुल करेक्ट है। 2 का ए है, ए 5,000 ही निकाला था हमने, सी 26,25,000 ये भी करेक्ट है, एंड फोर्थ का आपका डी भी करेक्ट है, एंड फिफ्थ का ए है, बिल्कुल। सो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। कम डाउन टू सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 देखते हैं क्या है, कुछ 4-5 पार्टों के अंदर दे रखा है। तो वो पूछ रहा है वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका इंडेक्स 113 का क्वेश्चन होगा। ए लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप ऑपरेटिंग इन मल्टीपल बिजनेस यूनिट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है अंडर इंड AS, द फाइनेंस टीम हैज बीन वर्किंग ऑन क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ओके। सो आपको ये इशूज़ बताए गए हैं, इशू रिजॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक्स लिमिटेड के शेयर का प्राइस पूछा गया था, ए लिमिटेड ओन कर रहा है, उससे अभी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्स लिमिटेड का ही डायरेक्ट पूछा, एक्स लिमिटेड पर ध्यान देंगे। एक्स लिमिटेड के पास शेयर टोटल शेयर कैपिटल है 5,000 शेयर्स की, जिसकी नॉमिनल वैल्यू है ₹10। मेंटेनेबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको दे रखे हैं वेरी इजी, एंड आपको पीई रेशो दे रखा है फ्रॉम द पब्लिश इंडस्ट्री, डिस्काउंट ऑफ लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी। ये बेसिकली क्या होता है, जब आप वैल्यूएशन करते हो प्राइवेट कंपनीज़ की, तो हो सकता है कि वो इजीली सेलेबल नहीं होते, तो इसलिए एक डिस्काउंट लगाया जाता है, उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है जो कि वैल्यूएशन टीम वगैरह निकालती है। आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा दिया हुआ 20% दिया हुआ है। अब आपको पता है कि पीई रेशो दे रखा है, आपको पीई में आपको पास अर्निंग्स है, ये कितना दे रखा है आपको 50, तो आप 70,000 को मल्टीप्लाई कर लो 15 से, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 10,50,000 की, ये वैल्यू आ जाएगी, जिसमें आपको डी लॉक लगाना पड़ेगा। 10,50,000 में से आप माइनस कर लेना 20%, सो आपका 8,40,000 एक्स की शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी टोटल। व्हाट इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ एक्स, तो अब आपको पता है 8,40,000 अगर 5,000 शेयर्स की है, तो इसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो पर शेयर 168 रुपीज़ आ गया, उसमें से आप 250 को मल्टीप्लाई कर लो, आपका 42,000 की वैल्यू आ जाएगी फॉर द ए लिमिटेड शेयर। बाय व्हाट अमाउंट द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टेलीकॉम सेगमेंट इंडिया, अगेन 115 से क्वेश्चन है, ये आपका इसमें टेलीकॉम सेगमेंट है, पावर सप्लाई में करा है। द एग्रीमेंट क्या है, ए लिमिटेड विल प्रोवाइड 1 लाख टॉक टाइम मिनट्स इन एक्सचेंज ऑफ द वी लिमिटेड पावर। तो हमें ये होता है जो भी सर्विसेज आपको रिसीव हो रही होती हैं, आप उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तो यहाँ पे ए लिमिटेड के लिए पूछा, तो बी लिमिटेड ₹2.5 चार्ज करता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना 20,000 यूनिट से, तो 20,000 इंटू ₹2.5 करोगे आप, तो 50,000 आपका आंसर आ जाएगा इसका। सो ये आपका डी हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट,
कह रहा व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द जनरल बोरोइंग। कैपिटलाइजेशन रेट वेरी सिंपल होता है, जो भी आपकी बोरोइंग्स होती है उसको आप वेटेड एवरेज कर देते हो। 7 लाख को आप मल्टीप्लाई कर देना 12% से, 9 लाख को आप मल्टीप्लाई कर देना 11% से, और टोटल डिवाइड कर देना 16 लाख से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% एंड 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 11%, दैट्स विल योर 1,83,000, जो कि आप डिवाइड करोगे 16 लाख से, तो ये आपका हो जाएगा 11.4375%। तो ये बिल्कुल सिंपल से आप देख सकते हो, इसमें 10 मिनट भी नहीं लग रहे, इतनी इजी टाइप के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बट विल द टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग ऑन स्पेसिफिक में तो कोई इशू होता ही नहीं, आपको एक्सपेंसेस वगैरह भी देखने नहीं होते, सिंपल आप कर सकते हो। तो आपका जो 2 लाख का आपने स्पेसिफिक लोन ले रखा है, इसमें आपका इतना इंटरेस्ट कॉस्ट बनेगा, 9% से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 की आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी, जिसमें से 10 मंथ्स का ही आप इंटरेस्ट निकालोगे, तो ये आपका 15,000 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि बेसिस पे ये आपका 15,000 आ गया। अब सो पार्ट नंबर 6 के अंदर ये पूछ रहे हैं व्हाट विल द टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरोइंग्स। तो जनरल बोरोइंग्स की आपको कॉस्ट पूछी है, ये भी आप निकाल सकते हो। रेट आपने ऑलरेडी निकाल ली 11.4375%। अब यहाँ पे आप एक कैच ये है कि आपको 1,50,000 जो आपके, क्योंकि एक्सपेंडिचर बेस्ड होता है, 1,50,000 आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, ये आपका स्पेसिफिक से एडजस्ट हो जाएगा, इसमें से भी 50 स्पेसिफिक से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी बचा 1,50,000 जो कि आपका रहा अराउंड 6 मंथ्स के लिए, अगस्त टू जनवरी, तो 6/12 कर देना। देन 3.5 लाख रहा आपका 4 मंथ्स के लिए, इसको 4/12 कर देना, एंड 1 लाख रहा 1 मंथ्स के लिए इंटू 1/12 कर देना, तो ये आपका आ जाएगा 2 लैक्स, एंड इसका 14 था 11 पॉइंट था, जस्ट चेक, 11.4375%, तो ये आपका 22,875 आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए 1 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 2 का ऑप्शन बी भी करेक्ट है, 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 4th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 5th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एंड 6th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट केस सिनेरियो के अंदर। तो आप देख सकते हो हमने 3 केस सिनेरियो सॉल्व कर लिए, बहुत इजी, कोई भी कहीं पे भी दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे केस सिनेरियो नंबर 4 है, यहाँ पे ये आपको कुछ बड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर आपको डायरेक्ट नहीं आना, सीधा इस पर पूछ रहा है रिलेशनशिप क्या है जेड लिमिटेड विद एच लिमिटेड। जेड की रिलेशनशिप क्या है एच के साथ। तो एच लिमिटेड आपका कोई कंपनी है, एच लिमिटेड एक कंपनी है, ये फॉलो कर रही है, यू आर द, ठीक है, ओके, प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड इंसेंट अकाउंटिंग सजेशन पूछ रहा है। यहाँ पर रिलेशनशिप पूछी है किसकी, एच लिमिटेड की विद जेड लिमिटेड। एच क्या है एच के लिए, तो एच लिमिटेड क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है 12% ऑफ द वोटिंग शेयर्स इन जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड का बोर्ड कंप्राइज करता है 8 मेंबर्स का, तो 2, यहाँ पे भले ये 20% से कम है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट आप अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निकालोगे 2/8, दिस विल योर कम डाउन टू 25%, विच मीन्स कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो ये बेसिकली आपकी एसोसिएट बन जाएगी वेन एवर देर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बट इज द रिलेशनशिप ऑफ जी लिमिटेड विद एच लिमिटेड। अब जी क्या एच के साथ क्या है ये देख लेते हैं। एच लिमिटेड क्या है, 10% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करता है, द बैलेंस 90% आर हेल्ड बाय द 9 अदर इन्वेस्टर। तो 10% करके सारे लोग अलग अलग होल्ड करते हैं, जिसमें से एक एच है। डिसीजन अबाउट द रिलेवेंट एक्टिविटीज एक्सेप्ट डिसीजन अबाउट बोरोइंग्स ऑफ जी लिमिटेड आर टेकन बाय द मेंबर्स होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर। तो यानी कि क्या होगा, आप वोट दोगे, सिंपल सा है। द डिसीजन अबाउट टेकिंग बोरोइंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। फॉर द डिसीजन अबाउट टेकन बोरोइंग आर नॉट, तो इसका वैसे भी यूनानिमस है, बाकी में आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। 10% आप कर रहे हो तो उस बेसिस पे ये आपका एसोसिएट अगेन बन जाएगा। तो ये हो गया। अब पूछ रहे वाई लिमिटेड विद एच लिमिटेड, आप एक और पार्ट दिया होगा इसमें, वाई एच लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल, इट इन्वेस्टेड द होल्डिंग ऑफ 15% इज द टोटल वोटिंग पावर। वाई लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल फार्मास्यूटिकल, वन ऑफ द इंसेंटिव्स इज टू इन्वेस्ट इन दैट प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग मटेरियल। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एच लिमिटेड ने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वाई लिमिटेड, जो कि फार्मास्यूटिकल में करती है, और उसकी पैकेजिंग कौन बनाता है, एच बनाता है। तो हो क्या रहा है, आपस में ही 90% आउटपुट शेयर कर लेते हैं। तो जब भी 90% आउटपुट शेयर होता है तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमेशा आता है, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे अगेन एसोसिएट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर शुड बी ऑल द 3 का बी एंड बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन के सिनेरियो कर लेते हैं आज के लिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा बाकी सिनेरियोस की। सिंपल पूछा गया है, कह रहा है टैक्स बेस बताइए ऑफ द पीपीई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14-15। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉय लिमिटेड विशेष टू कैलकुलेट द टैक्स बेस। सिमिलर क्वेश्चन आपका स्टडी मैट में मिल जाएगा। डेफर टैक्स आपको निकालना है, जस्टिड बाय द करंट टैक्स एक्सपेंस, एक्सट्रैक्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। ठीक, पीपीई दे रखा है 12 लाख का, इंटेंजिबल दे रखे हैं, उसमें से ये 2 चीज़ें करंट एसेट दे रही। अब आपको पीपीई का पूछा हुआ है टैक्स बेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द अलाउएबल इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉ इज 2,06,000, यानी कि इस साल कितना ला होगा, 2,06,000।
अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड कर रहा है, चलता है। द कॉस्ट ऑफ पीपीई 16 लाख एंड द जॉय हैज़ डिडक्टेड 4,16,000, टैक्स में डिडक्ट कर चुका है। तो 16 में से आप क्या करना, दिस 16 में से आप दिस 4.5 हटा देना, ठीक है, जो आप ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हो, 4.5 नहीं 4.16, और इसमें से हटा देना इस साल का 2.06। तो इतना आपका जो होगा वो टैक्स बेस हो जाएगा। तो 16 माइनस 4.06 माइनस 16 माइनस 4.16 माइनस 2.06, तो ये आपका 9.78 आ जाएगा। दिस विल बी योर टैक्स बेस, ठीक है। अब आ जाओ विद रिस्पेक्ट टू, अब आपसे पूछ रहा है डेफर टैक्स पूछ लिया। अब डेफर टैक्स के लिए आपको अकाउंटिंग का भी निकालना पड़ता है, तो इसके अंदर इशू है ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग में आपको डायरेक्ट दे रखा है 12 लाख, आपने रीवैल्यू करके 12 लाख करा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 12 लाख ही है, 12 लाख ही आपका अकाउंटिंग बेस आएगा। तो अब इसको आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अब आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शन कम मिलेगी, क्योंकि 978 आ रहा है, तो कम डिडक्शन मिलेगी। कितने से कम मिलेगी, 12 लाख माइनस कर लेना 9,78,000, 2,22,000 से कम डिडक्शन मिलेगी, विच मीन्स आपका टैक्स ज़्यादा आएगा, तो आपको ये 32% पे DTL बनाना पड़ेगी। 32% ही है इसका टैक्स रेट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। तो ये आपका 71,4040 का DTL बन जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। तो पॉइंट बी में क्या दे रखा है, जो लिमिटेड ने इनकर करी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख, दिस कॉस्ट वर रिकॉग्नाइज एन एसेट बीइंग ओवरटाइज ओवर द 10 ईयर्स, टैक्स पर्पज़ के लिए फुल्ली डिडक्ट। अगर फुल्ली डिडक्ट ऑलरेडी टैक्स में हो चुका तो टैक्स बेस क्या होगा, फिर इसका जीरो होगा। विद रिस्पेक्ट टू, यह पूछ रहा है अब आप बताइए डेफर टैक्स कितना बनेगा। तो इसके अंदर भी सिमिलर होता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल दी, बट आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका जो कैरिंग अमाउंट होती है उसी पे ऑलवेज डेफर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो 60,000 बुक्स में आ रही है, वहाँ पे नीला, यानी कि फ्यूचर में आपको कोई भी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, तो 60,000 को 32% से मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आपका DTL बनेगा, फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। तो ये आपका हो गया सी। विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, डिटरमाइन द टैक्स बेस ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग भी कुछ दे रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर एक्वायर्ड इन 2003-4, कॉस्ट ऑफ 2 लाख इन दिस इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड एज अ फेयर वैल्यू थ्रू PNL एंड दिस। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू आ रही होगी आफ्टर एडजस्टमेंट, कितनी आ रही है ये आपका 2,08,000, बट आपका इनकम टैक्स में सेम जो कॉस्ट होती है वही चलती है, तो 2,30,000 की ही आपकी कॉस्ट आएगी, तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे एज पर इनकम टैक्स, ठीक है, वो टैक्स बेस होगा। अब यहाँ पे इसका ही इन्होंने डेफर टैक्स भी पूछ लिया, तो डेफर टैक्स में आप क्या करोगे, 2,30,000 आपका ये है, और आपका बुक्स के अंदर कितना आ रहा है, बुक्स के अंदर आपका आ रहा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,08,000। इसके अंदर कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मेरी कम रुपीज़ कम बैलेंस के अंदर आ रही है 2,08,000, और मेरी इनकम टैक्स में वो ज़्यादा आ रही है। तो अगर प्रॉफिट आप कैलकुलेट करने जाओगे तो इसके अंदर प्रॉफिट मेरा ज़्यादा आ जाएगा बुक्स के अंदर, और इनकम टैक्स में कम आएगा, तो विच मीन्स मेरा बेनिफिट है फ्यूचर के लिए, तो मैं इस पर DTA बनाऊंगा। 2,30,000 माइनस 2,08,000 का आप निकाल लो 32%, सो विच इज़ योर 7,040 का आपको DTA बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, लास्ट में पूछ रहा है नेट डेफर्ड टैक्स कितना बनेगा। तो नेट आप निकाल सकते हो कि कितना बनेगा, आपने टैक्स बेस, ओके टैक्स बेस है ये आपने निकाला था, DTL बनना था आपका 71,040। अगेन आपका PDP पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितना बन रहा था DTL 19,200, इसमें से आप लेस कर लेना जो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा था 7,040, ओके 83,200 का आपका DTL आ रहा है। बट चेक क्या बैलेंस शीट में और कोई आइटम तो नहीं दे रखी इन्होंने जिस पे डेफर टैक्स निकलना है, या दे कुछ भी नहीं दे रखा, तो सिंपली आपका 83,200 का यहाँ पे आपका बन जाएगा DTL। क्विकली इसको चेक कर लेते हैं, 1 का B, जस्ट चेक 1 का B करेक्ट है, 2 का A, इज इट 2 का A करेक्ट है, 3 का D एंड 4th का C, लेट्स चेक 3 का D एंड 4th का C, सो दिस इज 3 का D एंड 4th का C करेक्ट है, 5th का A एंड 6th का D, 5th का A एंड 6th का D एंड लास्ट में आपने निकाला था, बिल्कुल करेक्ट है। सो इसी के साथ आपके 5 केस सिनेरियोज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा रिमेनिंग केस सिनेरियोज़ की, इसको 3 से 4 पार्ट के अंदर रखेंगे कि आपके लिए भी ईजी हो, आप आराम से इसको चीज़ों को ग्रैब कर पाओ। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट हो रहा है या किसी पॉइंट के अंदर एडिशनल डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।